सुराग के पीछे कोई सच छुपा है। रात के बिल्कुल 2:11 पर हेन्याली सेन की नींद अचानक ऐसे टूटी जैसे किसी ने उसके कान के बहुत पास फुसफुसाया हो। पहले उसे लगा कि सपना है, लेकिन फिर उसने सुना स्टूडियो के भीतर से एक धीमी टूटी हुई पंक्ति गूंज रही थी। पंक्ति ऐसी कि उसके दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा सुर लौटा दो। ये उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन उसने ये लाइन कभी गाई ही नहीं थी। वो घबरा कर उठी, नंगे पांव स्टूडियो की ओर भागी, दरवाजा धकेला और वो दृश्य देखकर उसकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। टेप मशीन अपने आप घूम रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो कांपते हाथों से मशीन के पास गई। रील पर रिकॉर्डिंग लाइट जली हुई थी, हालांकि उसने कल रात सब कुछ बंद किया था। और फिर वही आवाज, उसकी ही आवाज, पर किसी अदृश्य पीड़ा से भरी हुई। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। इस बार सुर थोड़ा ऊंचा उठा और ऐसा लगा जैसे हवा भी कांप गई हो। हेन्याली ने तुरंत मशीन बंद की, प्लेबैक दबाया और स्क्रीन पूरी तरह मौन थी। कोई वेव फॉर्म नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये कुछ था, कुछ ऐसा जो तर्क से बाहर था, कुछ ऐसा जो उसके होश मिटाने जैसा था। उसकी सांसें कांप रही थी और पहली बार उसे अपने पिता की चेतावनी सच लगने लगी। संगीत सिर्फ कला नहीं, हथियार भी हो सकता है। अगली सुबह वो सीधे ब्योमकेश के पास पहुंची। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। ब्योमकेश ने अपनी शांत, विश्लेषण करती नजर से उसे देखा। वो जानता था कि हेन्याली ऐसी नहीं है जो मामूली चीज को लेकर हड़बड़ा जाए। वो कुर्सी पर बैठी, गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, मेरे गीत मेरे सामने बदल रहे हैं। ब्योमकेश ने भौं उठाई। कैसे? मैं जो लिखती हूं वो मिट जाता है, शब्द बदल जाते हैं, नई लाइनें जुड़ जाती हैं, मेरी हैं भी नहीं भी, मेरी आवाज जैसी भी, लेकिन जैसे कोई और उसमें खुली हो। और ये सब कब से हो रहा है? 3 रातों से, हेन्याली बोली। और हर बार शब्दों में सिर्फ एक थीम, वापसी, सुर, अधूरापन और किसी अधूरे वादे की गूंज। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। और तुम ये सब किससे जोड़ती हो? हेन्याली ने उसकी ओर देखा जैसे कोई भारी सच कहने जा रही हो। मेरे पिता अरुण सेन, उनके प्रयोगों से। कमरे में एक पल का ठहराव आया, जैसे हवा भी सुनने लगी हो। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अरुण सेन, वो आदमी जिसने दावा किया था कि ध्वनि मन की इच्छाएं बदल सकती है। वो कुर्सी पर आके झुका। तुम उनकी बात कभी मानती थी? नहीं, तब नहीं, लेकिन अब लगता है कि पापा की अधूरी चीजें किसी ने छेड़ दी हैं। कौन? ब्योमकेश का प्रश्न शांत लेकिन सीधा था। उसकी आंखों में वही तीखापन था जिसने अनगिनत अपराधियों के छलनों को भेद दिया था। पापा का शिष्य अरिंदम सेनगुप्ता, उसने कहा। वो प्रयोगशाला में उनके साथ काम करता था। ध्वनि के कोड, फ्रीक्वेंसी पैटर्न, माइक्रो सुरों की संरचना सब जानता था। पापा की मौत के बाद वो गायब हो गया। ब्योमकेश ने टेबल पर उंगली से हल्की सी ताल दी, उसकी सोच को जोड़ रही थी। तुम्हें किसी ने धमकाया है, कोई छिपा संदेश? हेन्याली ने बैग खोला और एक छोटा टेप निकाला। ये कल रात खुद रिकॉर्ड हुआ, मैं सो रही थी। ब्योमकेश ने टेप प्ले किया। पहले हल्का शोर, फिर एक टूटी हुई सांस, और फिर वही आवाज, उसकी ही आवाज, पर किसी अदृश्य पीड़ा से भरी हुई। अधूरा प्रयोग पूरा करो, नहीं तो सुर मर जाएगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। ब्योमकेश ने टेप बंद किया। यह आवाज तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी नहीं भी, जैसे तुम्हारे भीतर कोई और बोल रहा हो। हेन्याली ने सिर हिलाया। हां, और सबसे अजीब बात, ये पापा के प्रयोग की उसी फ्रीक्वेंसी पर बना है जिसे सिर्फ वही समझते थे। और अरिंदम। ब्योमकेश ने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। बाहर धूप थी, पर उसके भीतर की गणनाएं अंधेरी थीं। उसने कहा, यह सामान्य मामला नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक नहीं, यह तकनीकी भी नहीं। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। यह किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे संगीत सिर्फ सुर नहीं बल्कि शक्ति लगता है।
उस शाम ब्योमकेश हेन्याली के स्टूडियो पहुंचा। वो जगह देखने में साधारण थी, लाइट्स, कीबोर्ड, कंप्यूटर, मिक्सर, लेकिन भीतर एक अनजाना दबाव था, जैसे दीवारें खुद सुन रही हों। सब लाइट्स बंद करो, उसने कहा। हेन्याली ने स्विच दबाया, कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षण शांति रही, फिर टेप मशीन क्लिक से ऑन हुई। बेझिझक सुनो, यह आवाज आई, और इस बार यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह हेन्याली की आवाज थी, लेकिन किसी ने उसके सुर को खींचकर लंबा कर दिया था, जैसे एक आत्मा स्ट्रेच होकर बोल रही हो, मेरा सुर लौटा दो। हेन्याली पीछे हट गई। ये क्या है? ब्योमकेश ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकी। यह आवाज सिर्फ नकली नहीं है, इसमें लेयर्ड है। इसमें तुम्हारे पिता की प्रयोगशाला वाली वही माइक्रो फ्रीक्वेंसी गूंज रही है। लेकिन पापा तो... हां, ब्योमकेश बोला, मृत है, पर उनके काम के अवशेष नहीं, और किसी ने उन्हें छेड़ा है। तभी स्पीकर में एक नई तेज धड़कती हुई धुन उठी, जैसे कोई कोड हो। कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ, स्क्रीन पर वेव फॉर्म बनने लगी, और बीच में एक नाम उभरा, अरिंदम लाइव। हेन्याली का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्योमकेश फुसफुसाया, खेल शुरू हो चुका है। 1 सेकंड बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, हेन्याली, तुम्हारा सुर मेरा है। हेन्याली ने कांपते हुए हाथ पीछे खींचे, लेकिन अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और एक नई धुन उभरी, इतनी विचित्र कि दिल की धड़कन भी ताल बिगाड़ दे। ब्योमकेश ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये बुलावा है। कमरे में फैली उस अजीब धुन के खत्म होते ही मानो हवा रुक गई। हेन्याली अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी थी, जैसे किसी ने अचानक उसकी सांसें चुरा ली हों। कंप्यूटर स्क्रीन कुछ क्षण तक स्थिर रही, फिर वेव फॉर्म धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मिटा रहा हो। ब्योमकेश ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही तीव्र एकाग्रता थी जो किसी रहस्य की अंतिम गांठ तक पहुंचने पर दिखती है। ये जो पैटर्न था, वो बोला, यह सामान्य ध्वनि नहीं थी, इसे किसी ने कोड की तरह उपयोग किया है। हर 25 सेकंड में रिपीट होने वाला माइक्रो पल्स, ये अनमिस्टेकेबल है। यानी? हेन्याली ने कांपती आवाज में पूछा। यानी, ब्योमकेश ने गहरी सांस ली, ये कोई संदेश है, और संदेश तुम्हें कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। हेन्याली की आंखों में भय की एक नई परत चमकी। लेकिन मुझसे क्या चाहता है? मेरा सुर क्यों? ब्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और स्टूडियो के चारों कोनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। केबल, स्पीकर, माइक्रोफोन, साउंड बोर्ड, हर चीज। फिर अचानक उसकी नजर दरवाजे के पास लगी एक पतली काली रेखा पर रुकी। वो झुककर उसे छूने वाला ही था कि वो सूक्ष्म सी ध्वनि के साथ बुझ गई, मानो किसी ने दूर से उसे डिसेबल कर दिया हो। यह क्या था? हेन्याली ने पूछा। एक डायरेक्शनल सोनिक इमिटर, ब्योमकेश बोला। किसी ने बहुत सोच समझकर तुम्हारे स्टूडियो में लगाया था। यही वो यंत्र है जो रात में ये रहस्यमयी ध्वनियां चलाता है। हेन्याली ने एक कदम पीछे लिया। मतलब कोई मेरे घर में घुसा? नहीं, ब्योमकेश ने कहा। इस तरह के उपकरण को बाहर से भी सक्रिय किया जा सकता है, किसी खिड़की, किसी दीवार या किसी पुराने वेंट से। उसकी आंखों में उत्तेजना नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता थी। और ये यंत्र केवल एक ही व्यक्ति लगा सकता था जो तुम्हारे पिता की तकनीक समझता था। अरिंदम, हेन्याली ने फुसफुसाया। हां, और अब वो छिपा नहीं है, वो तुम्हें बुला रहा है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद ब्योमकेश ने कहा, हमें जाना होगा तुम्हारे पिता की प्रयोगशाला में। वहां इस पहेली की जड़ है। शाम ढलते ही दोनों अरुण सेन की पुरानी प्रयोगशाला पहुंचे। एक सूनी पीली दीवारों वाली जगह जहां कभी अत्याधुनिक ध्वनि परीक्षण उपकरणों की गूंज रहती थी, अब वहां सिर्फ टूटी मेजें, फटे स्पीकर और समय की पड़ी धूल थी। लेकिन अजीब तरह से जगह में एक दबाव था, जैसे कोई छिपा हुआ सुर अब भी दीवारों में कांप रहा हो। हेन्याली धीरे धीरे अंदर चली। पापा यहां घंटों बैठकर धुनें तोड़ते गूंजते थे। उनका कहना था कि आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है, उजागर होती है। उसकी आवाज में दर्द था और गर्व भी।
ब्योमकेश ने कमरे के मध्य पड़े पुराने मिक्सर को देखा। उसके कई नॉब गायब थे, लेकिन बीच में एक छोटा नोट दबा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में रखा हो। उसने नोट उठाया। उस पर लिखा था, सुर को कैद करोगे तो मन टूटेगा। अरिंदम, इसे रोक दो। अरुण। हिन्याली की आंखें भर आईं। पापा जानते थे कि अरिंदम कुछ गलत कर रहा है। ब्योमकेश ने कहा, तुम्हारे पिता ने उसे रोका और शायद इसी वजह से। उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, कमरे की लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं। पहले बाईं दीवार, फिर छत की लाइट, फिर दरवाजे के पास की टिमटिमाती बल्ब। पूरे कमरे में गहरी अभेद्य अंधेरा फैल गया। हिन्याली के होठ फड़फड़ाए। क्या? और तभी कमरे के ठीक बीच में एक तेज लंबा चीखता हुआ सुर गूंजा, जैसे किसी इनविजिबल वायलिन की तार टूटकर हवा में चीख उठी हो। आवाज इतनी पैनी थी कि दोनों के कान बजने लगे। इसके तुरंत बाद एक धीमी ठंडी आवाज आई। बहुत देर कर दी तुमने हिन्याली। अंधेरे के कोने से एक आकृति उभरी। पहले सिर्फ परछाई, फिर उसकी सिलुएट। एक लंबा दुबला शरीर, चेहरे पर ध्वनिरोधी मास्क, कान के पीछे एक छोटा मेटेलिक डिवाइस, माइक्रो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। वो बोलता गया, तुम्हारे पिता ने मेरी राह रोकी, लेकिन अब तुम उनकी जगह लोगी। जिस सुर को उन्होंने रोका था वो तुम्हारे भीतर से फूटेगा। हिन्याली कांप गई। अरिंदम, तुमने पापा के साथ क्या किया? वो हंसा, एक सूखी ध्वनि रहित हंसी, जैसे किसी ने वॉल्यूम आधा काट दिया हो। तुम्हारे पिता ने वो प्रयोग अधूरा छोड़ दिया था। उनके भीतर वो सुर, वो चेतना पूरी तरह विकसित हो नहीं पाई और मैं उसे पूरा करना चाहता था। ब्योमकेश आगे बढ़ा। ये चेतना नहीं, ये ध्वनि आधारित मानसिक नियंत्रण है। तुम संगीत नहीं बना रहे, तुम मन तोड़ रहे हो। अरिंदम एक कदम आगे आया। अगर मन टूटता है तो नया मन बनता है, नया सुर, पूरा सुर, और हिन्याली ही वो वाहक है। ये कहते ही उसने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और दबाया। अचानक एक गहरा भारी बेस टोन पूरे कमरे में गूंज उठा। ध्वनि नहीं, एक लहर, एक इनविजिबल दबाव, इतना तेज कि हिन्याली के घुटने कांपने लगे। वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। हिन्याली, ब्योमकेश चिल्लाया, पर उसकी आवाज दब गई। ध्वनि तरंगे शब्दों को निगल रही थीं। अरिंदम की आवाज धुंधली लेकिन क्रूर होकर गूंजी। देखो, ये ध्वनि उसके मन को खोल रही है। अब बस कुछ और सेकंड। ब्योमकेश ने इधर उधर देखा। उसे काउंटर फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, लेकिन कहां से? तभी उसकी नजर टूटी मेज पर पड़े पुराने ट्यूनिंग फोर्क पर पड़ी। अरुण सेन का खुद का फोर्क जंग लगा था, लेकिन वो अब भी काम कर सकता था। ब्योमकेश ने पूरी ताकत से फोर्क को लकड़ी पर मारा। एक शुद्ध, साफ, तीखा टिन कमरे में फैल गया। अरिंदम चीखा। कमरा दो फ्रीक्वेंसी के टकराव से कांपने लगा। हिन्याली जमीन पर गिरी धड़कती ध्वनियों में सांस ढूंढने लगी। और तभी दरवाजे के बाहर कहीं एक मशीन सक्रिय हुई। एक और ध्वनि उठी, और इस बार वो अरुण सेन की आवाज थी। दरवाजे के बाहर से आती आवाज पहले हल्की थी, मानो कहीं दूर कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। लेकिन जैसे जैसे ध्वनि कमरे की दीवारों से टकराकर लौटती गई, हिन्याली का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो आवाज, वो टोन, वो सांसों का हल्का कंपन, ये उसके पिता अरुण सेन की आवाज थी। हिन्याली, ध्यान से सुनो। आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने कई परतों में से खींच कर निकाली हो। अरिंदम स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये असंभव है। मैंने हर रिकॉर्ड मिटा दिया था। ये आवाज, ये कैसे? ब्योमकेश ने उससे नजरें हटाए बिना कहा, अगर आवाज को कैद किया जा सकता है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ने जो बंद किया, वही एक और फ्रीक्वेंसी खोल सकती है। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। अरुण सेन की आवाज अब ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। हिन्याली, सुर सिर्फ सुर नहीं होता, वो मन को जोड़ता है और तोड़ता भी है। लेकिन याद रखना, तोड़ने का प्रयोग अधूरा ही रहता है, गूंज हमेशा लौटती है। ये सुनकर हिन्याली की आंखों में आंसू भर आए। वो जमीन से उठी, डगमगाते लेकिन निर्णायक कदमों के साथ।
उसका चेहरा पीला था, सांसें तेज लेकिन आवाज स्थिर। अरिंदम, तुमने मेरे पिता को कभी समझा ही नहीं। अरिंदम ने डिवाइस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, लाइटें झिलमिलाने लगीं। ये वो बिंदु था जहां कोई भी इंसान मानसिक रूप से टूट सकता था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हेंडियाली ने अपना हाथ उठाया और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी सुर में एक छोटी, हल्की, कांपती हुई धुन गुनगुनाई। अरिंदम के डिवाइस की लहरें डगमगाईं। ध्वनि चौंक गई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। व्योमकेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम उसकी लहर को मैच कर रही हो? हिन्याली ने आंखें बंद रखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरी आवाज है, मेरी अपनी। इसे वो मुझसे छीन नहीं सकता। अरिंदम चिल्लाया, नहीं, ये सुर मेरा है। अरुण ने इसे मुझसे छीना था और अब मैं इसे पूरा करूंगा। वो डिवाइस को ओवरड्राइव पर ले गया। कमरा बहरे कर देने वाली लहर से भर गया। कांच चटकने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ये वो बिंदु था जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति बेहोश हो जाता। लेकिन इस अराजकता के बीच हेन्याली ने अचानक अपनी आवाज को ऊंचा उठाया। अब वो सिर्फ गुनगुना नहीं रही थी, वो गा रही थी। एक शुद्ध, सीधी, बिना किसी कंपकपी की धुन। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दी हो। अरिंदम का डिवाइस हिचकिचाया, फिर अचानक उसकी वेव फॉर्म टूट गई, उसी तरह जैसे सुई पुरानी रिकॉर्ड पर फंसकर झटके से उछल जाए। नहीं, अरिंदम चिल्लाया। उसकी आवाज टूटते कांच जैसी थी। व्योमकेश ने आगे बढ़कर ट्यूनिंग फोक को फिर से बजाया, इस बार तेज, बहुत तेज। दो तरंगें, हेन्याली की आवाज और ट्यूनिंग फोक का शुद्ध सुर, एक साथ कमरे के भीतर फैल गईं। अरिंदम का डिवाइस फट गया। एक नारंगी चमक, धुआं और फिर पूर्ण, गहरी, अदृश्य खामोशी। अरिंदम जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में पागलपन और टूटन की मिलीजुली परछाई थी। लेकिन सबसे अजीब, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अधूरा रह गया। व्योमकेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तुमने सुर को हथियार समझा, और सुर हथियार नहीं होता, वो संवाद है। हेन्याली कुछ पल तक खड़ी रही। उसका शरीर थरथरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। मेरे पिता का प्रयोग तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं था। वो मन को तोड़ने के लिए नहीं, मन को समझने के लिए था। अरिंदम ने आखिरी बार उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब से रिक्तता। फिर वो बेहोश हो गया। पुलिस उसे लेने पहुंची, लेकिन पूरे रास्ते वो एक ही बात बड़बड़ाता रहा, सुर मेरा था, मेरा। जब सब कुछ शांत हुआ, हिन्याली स्टूडियो वापस आई। कमरा अब सामान्य लग रहा था। न कोई ध्वनि लहर, न कोई छिपा कोड। सब कुछ सादा, सीधा, सरल। वो माइक के पास गई, वही माइक जो कई रातों से डर का स्रोत बना हुआ था। उसने धीरे से हाथ रखा, आंखें बंद की और एक धीमी सांस ली। टेबल पर एक छोटा कागज रखा था, उसी लिखावट में जो उसने 1000 बार अपने पिता की नोटबुक में देखी थी। कागज पर सिर्फ 4 पंक्तियां थीं। सुर तुम्हारा है बेटी, उसे किसी को मत सौंपना। ध्वनि को मत डरो, बस समझो, पिता। हेन्याली की आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन इस बार उसका दिल भारी नहीं हुआ, हल्का हुआ। उसने धीरे से गाना शुरू किया। कमरा उसकी आवाज से भर गया, शांत, साफ, किसी भी जंजीर से मुक्त। और एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके पिता उसके पीछे खड़े हैं, नहीं किसी फ्रीक्वेंसी में, ना किसी मशीन में, बल्कि उसकी अपनी हिम्मत में। गाना खत्म हुआ, खामोशी आई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो एक जवाब जैसी थी, एक अंतिम, गहरा, शांत जवाब। कभी कभी मंजीत आत्मा को छूता है, कभी तोड़ता है, लेकिन असली शक्ति इस बात में है कि हम किसको सुनते हैं, डर को या सच को। उसने आंखें खोली, मुस्कुराई, और पहली बार उसे लगा उसका सुर सचमुच उसका अपना है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगला कहानी जब भी आए तो वो मिस ना हो।